क्या चीजें चल रही थी लास्ट हमारी? जी हाँ, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। तो झारखंड में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड के हिस्ट्री में जो है वो खास करके पहले जो झारखंड का नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। उसके बाद झारखंड में जो है वो इम्पोर्टेंट स्थल जहाँ से जो है वो वेरियस एजेस के, स्टोन एज के, या फिर जो है वो उसके बाद जो है वो नवपाषाण न्यू स्टोन एज के, या फिर जो है वो आयरन एज के, कॉपर एज के, इस तरह के, कांस्य युग के, इस तरह के जो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, जहाँ से कुछ प्रमाण मिले हैं, उन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। यहां तक में अगर देखें तो क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी काफी कम है, और मैंने बताया था कि कल से जो सेक्शन शुरू हो रहा है, यानी कि आज से जहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आएंगी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ से फिर जो है वो हमारी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसीज भी जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। और आज का अगर हम लोग टॉपिक देखें तो इसका मुख्यतः जो है वो जनजातियों का झारखंड प्रवेश, जनजातियों का झारखंड प्रवेश, यानी कि कई सारी जनजाति, हम लोग जानते हैं कि 32 जनजाति अभी हमारे यहाँ है, 33वीं की चर्चा चल रही है, और इसमें से 8 जो है वो पीवीटीजीज है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में जो है वो आते हैं। तो इन 32 ट्राइब्स में जो है वो कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जिनके कुछ इतिहास जो है वो नून है, खास करके जिनकी संख्या ज्यादा है, जिनमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, जिन्होंने अपने इतिहास को संग्रहित किया, किसी भी माध्यम से किया हो, चाहे मौखिक किया हो चाहे लिखित किया हो, उनके बारे में स्पष्ट जानकारी है। लेकिन हर एक ट्राइब के बारे में जो है वो जानकारी यहाँ पर संभव नहीं मिल पाई है। तो इसी में हम लोग चर्चा करेंगे कि जनजातियों का जो झारखंड प्रवेश हुआ, जो इनका आगमन हुआ, यह विभिन्न जो है वो फेजेस, विभिन्न चरणों से चलकर आया, और इसमें कई जगह पे इतिहास के प्रमाण मिले हैं, कई जगह पे यह जो है वो केवल स्पेक्यूलेशन की तरह है, या इतिहासकारों का अपना अपना मत है। तो इसी में जो है वो हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखें कि इनकी चर्चा कहाँ मिलती है, तो हमें वैदिक साहित्यों में भी जो है वो झारखंड में आदिवासियों के, झारखंड में सभ्यता एग्जिस्ट करती है, इस चीज का प्रमाण जो है वो हमें देखने को मिला है, जो वैदिक लिटरेचर लिखे गए उस दौरान में। और यहां से इसी वैदिक लिटरेचर में जो है वो यह बात की पुष्टि होती है कि असुरों का साम्राज्य मगध के दक्षिण में था, जो असुर जनजाति है, असुरों का जो साम्राज्य था, यह जो है वो कहा था, मगध के दक्षिण में। तो डेफिनेटली मगध का जो इलाका है, इसका जो दक्षिण है वह कौन सा इलाका है? हमारा छोटा नागपुर, जो हमारा अब हुआ झारखंड है, इस झारखंड का इलाका जो है वो मगध का दक्षिण का इलाका जो है वो कहलाता था। तो यह जो है वो स्पष्ट है, वैदिक साहित्यों में यह प्रमाणित है कि असुरों की चर्चा की गई है। असुर एक जनजाति है जो सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है झारखंड का, और ये पुष्टि होती है कि असुरों का साम्राज्य जो है वो मगध के दक्षिण में जो है वो लोकेटेड था। और मगध के दक्षिण को जब हम लोग पॉइंट आउट करें ज्योग्राफिकली, तो ये हमारा छोटा नागपुर का प्रदेश ही जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि महाभारत काल में जरासंध का नाम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। नाम सुने हैं इसका? कितने लोग राजगीर गए हैं घूमने के लिए? कोई नहीं गया है राजगीर? राजगीर नहीं गए? कभी जाइए, तो राजगीर में जो है जरासंध का अखाड़ा है, एक जो है वो प्लेस है राजगीर में ही, जरासंध का अखाड़ा। कहा जाता है कि राजगीर, यहीं पर जो है वो भीम से जो है वो उसकी युद्ध हुई थी, वहीं से जो कुश्ती हुई थी वहीं हुई थी। तो आज भी वो पौराणिक स्थान यहाँ पर है। तो क्या बोले? गिरिब्रज, बिल्कुल एग्जैक्टली, उसका नाम जो है वो गिरिब्रज था। तो क्या पीआईएल फाइल किया जाए? कुछ कह रहे हैं कोई? पीआईएल फाइल करने की बात कर रहे हैं? ओके ओके। तो जो जरासंध थे, इस काल में यह जो है वो इस क्षेत्र के राजा जो है वो हुआ करते थे, इस समूचे क्षेत्र के जो है वो राजा हुआ करते थे। और ऐसा प्रमाणित है कि जरासंध का जो साम्राज्य है यह कर्ण सुवर्ण तक फैला हुआ था, कर्ण सुवर्ण तक। और इसको अगर एग्जैक्टली देखें तो वर्तमान का जो सिंहभूम इलाका है, यहां तक जो है वो यह फैला हुआ जो है वो माना जाता था कि जरासंध का जो, जरासंध जो किंग थे गिरिब्रिज के, जिसको हम लोग राजगीर के रूप में जो है वो जानते हैं, उनका इलाका, उनका साम्राज्य जो है वो कर्ण सुवर्ण तक जो है वो फैला हुआ था, जो कि सिंहभूम का इलाका जो है वो आता है। इससे हम लोग यह डिराइव कर सकते हैं कि अनुमानतः कहा जा सकता है, अनुमान है ये,
जो है वो कहा जा सकता है कि जो असुर थे उनका आगम या जो उनका एंट्रेंस हुआ या उनकी एग्जिस्टेंस जो हुई वह यहाँ पे 6000 से लेकर के 4000 बीसी यानी ईसा पूर्व तक के बीच में ही जो है वो इसको कैलकुलेट करके इतिहासकारों ने जो है वो बताया है, 6 से लेकर के 4000 बीसी के बीच में। तो यह जो है वो इसी प्रमाणों के आधार पर जो है वो जो जरासंध है वो कर्ण सुवर्ण तक हैं। उसके बाद जो है वो इनमें मगध के दक्षिण में जो है वो छोटा नागपुर के इलाके में जो असुरों का साम्राज्य हुआ करता था। ये जो वैदिक प्रमाण मिले हैं इन सब के आधार पर यह डिराइव किया जाता है कि 6000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट, बीसी जिसको कहते हैं, वो उस समय जो है वो इस क्षेत्र में जो है वो असुरों का जो है वो व्यवस्था या असुरों का जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह जो है वो एग्जिस्ट करती थी। इसके बाद हजारीबाग जिला गजेटियर बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग जिला गजेटियर जो है वो इसमें भी कुछ प्रमाण जो है वो दिए गए हैं। हजारीबाग जिला गजेटियर जो है वो इसमें भी उल्लेखित है कि असुरों का राजा जरासंध था। असुरों का राजा जो है वो जरासंध था। तो यह भी जो है वो मेंशन किया हुआ है हजारीबाग के जिला गजेटियर में। और उसमें यह लिखा हुआ है कि जरासंध जो है वो अपने शत्रुओं को जब पराजित कर देता था, शत्रुओं को पराजित करने के बाद वो क्या करता था, उसको झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था। झारखंड के जंगलों में। तो हजारीबाग का जिला गजेटियर इस बात को लिखता है कि असुरों का राजा जो है वो जरासंध था, या उसको पलट के कहें कि जरासंध का राज्य जो है वो इस कर्ण सुवर्ण तक फैला हुआ था, जहां पे असुरों का भी जो है वो निवास हुआ करता था। असुर जो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति जो है वो मानी जाती है। जरासंध अपने शत्रुओं को जो है वो झारखंड के जंगलों में जो है वो छोड़ दिया करता था। इसके पीछे लॉजिक दिया जाता था कि यहाँ पर जो है वो खूंखार जानवर भरे हुए हैं, खूंखार पशु जो है वो भरे हुए हैं, और ये खूंखार पशु जो है वो इनको मार करके खा जाएंगे जो भी उनके शत्रु हैं, या ये जो इनके शत्रु हैं वो इन जानवरों का, इन पशुओं का जो है वो शिकार हो जाएंगे, चारा बन जाएंगे। तो ये चीजें जो है वो हजारीबाग के जिला गजेटियर में जो है वो मेंशन की गई हैं। जब पुरातात्विक प्रमाणों की हम लोग चर्चा करते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की हम लोग चर्चा करते हैं, तो कुछ असुर क्षेत्र भी प्राप्त हुए हैं, कुछ एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। कुछ क्षेत्र हैं जहां का कार्बन डेटिंग किया गया या जहां पे प्रमाणित किया गया कि यह जो है वो असुर सभ्यता या उस दौरान 6000 से 4000 बीसी के ड्यूरेशन को जो है वो मैच करता हुआ जो है वो चीजें मिली हैं, जिसमें कि लोहरदगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बेलवा दाग जो आज के डेट में खूंटी में है। इसके अलावा जो है वो आप देखें तो अड़की, यह भी खूंटी में ही पड़ रहा है। तमाड़ रांची में पड़ता है। जमशेदपुर, चकुलिया, यह भी जमशेदपुर में ही है, और चांडिल आदि, यह भी जमशेदपुर सरायकेला खरसावां के आसपास है। तो ये जो एरियाज हैं इनमें जो है वो कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं, कुछ पुरातात्विक अवशेष मिले हैं जिनकी डेटिंग की गई, जिनको प्रमाणित किया गया कि ये असुर सभ्यता से जो है वो रिलेट कर रहे हैं। जब प्राचीनतम जनजातियों का झारखंड में प्रवेश की बात कर रहे हैं तो असुर के लगभग पैरेलल ही, लगभग समानांतर ही जो है वो आप देखेंगे कि बिरहोर, खड़िया और बिरजिया, ये जनजातियां भी जो है लगभग असुर के समानांतर रही हैं, असुर जनजाति के समानांतर। तो ये भी जो है वो यहां पर देखने को मिलता है। लगभग 1000 बीसी की अगर हम लोग बात करें, 1000 बीसी, 1000 बिफोर, वर्ष बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, तब तक जो है वो इस क्षेत्र में चेरो, खरवार और संथाल, इन जातियों का भी जो है वो, इन जातियों को छोड़कर बाकी सभी जो जनजातियां, रेस्ट जो बच गए, इन सभी जनजातियां का जो है वो झारखंड में प्रवेश और बसावट जो है वो हो चुका था। मतलब कह सकते हैं झारखंड में निवास कर चुकी थी या बस चुकी थी। तो ये जो है वो
प्रमाण जो है वो हमें ऐतिहासिक तौर पर जो है वो पुरातत्वविद जो है वो उन्होंने हमें निकालकर, हिस्टोरियंस जो है वो उन्होंने ये निकालकर इस प्रमाण को कहा है। तो असुर सबसे प्राचीनतम है, लगभग उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल बिरहोर, खड़िया और बिरजिया जनजातियों का जो है वो झारखंड में जो है वो एग्जिस्टेंस हमें पता चलता है। और लगभग 1000 बीसी होते होते ये तीन छोड़ करके चेरो, खरवार और संथाल जनजाति को छोड़ करके बाकी सभी जनजातियां जो है वो झारखंड में बस चुकी थी। इनके होने का प्रमाण जो है वो हमें मिला है, प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो बिरहोर जनजाति जो है वो, बिरहोर का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, कोई बता सकते हैं? बिरहोर और कोई? दो शब्द है, बिर और होर। हाँ बिल्कुल, तो जंगल का आदमी या जंगल में निवास करने वाला आदमी, इसका जो है वो शाब्दिक अर्थ होता है। तो बिरहोर जो है वो संभवतः कैमूर की पहाड़ियों के थ्रू, कैमूर की पहाड़ियां, जब हम लोग ज्योग्राफिकली देखें इसको इस तरह से समझिए, ये जो हमारा झारखंड है, इसमें इस इलाके में जो है वो रिवर सोन बह रही है, थोड़ा और नजदीक टच करती है बॉर्डर को। ठीक है, यहां पर जो है वो सोन नदी जो है वो बह रही है हमारे झारखंड में। और यहां जो है वो आप देखेंगे तो ये पलामू का इलाका है, और यह जो है वो रोहतास का इलाका है, रोहतास। तो यह जो है वो रोहतास का इलाका जो है वो माना जाता है या है। और यह भी जो है वो रोहतास भी जो है वो पहाड़ी इलाका ही है। जैसे झारखंड में इस एरिया में आप देखेंगे कि यह पाट प्रदेश है, ट्रायंगुलर शेप में जो है वो यहाँ पर पाट प्रदेश है, काफी हाइट है, लगभग एवरेज हाइट 1100 जो है वो इसका एवरेज हाइट है। और रोहतास भी जो है वो पहाड़ी इलाका ही जो है वो यहाँ पर हमें बिहार, जो वर्तमान में बिहार के इलाके में जो है वो आता है। तो यह रोहतास के इलाके से जो है वो माना जाता है कि बिरहोर जो है वो आते हैं। और यहीं पर जो है वो कैमूर भी है, जिला भी है कैमूर, है ना, कैमूर, भभुआ, रोहतास, ये सब सब वहीं आसपास में है। तो कैमूर की पहाड़ियों के माध्यम से या इसी से होते हुए जो है वो बिरहोर जनजाति या और भी जो जनजाति आगे देखेंगे वो इसी पहाड़ी के थ्रू जो है वो एंटर करती है। ऐसा एक कहानी है, ऐसा एक मत है, एक ऐसा लोक, मतलब जो लोक कहानी वगैरह चलती है, इस लोक कहानी में जो है वो ऐसा कहा गया है कि जब आर्य सभ्यता जब आती है और आर्य सभ्यता जब इस क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मध्य भारत में रह रहे और उत्तर प्रदेश के इलाके में रह रहे जनजातियों को जो है वो धकेलना चालू करती है, खदेड़ना चालू करती है। और वो रोहतास के रास्ते, इसी कैमूर पर्वत के रास्ते सोन नदी को पार करते हुए जो है वो झारखंड में जो है वो प्रवेश करते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जब ये यहां पर प्रवेश करते हैं तो घनघोर जंगल, अंधेरा जो है वो इनको देखने को मिलता है। कुछ रास्ता जो है वो नहीं सूझता है कि कहां जाए, कैसे जाए, क्योंकि आज भी जो है वो इतने घने जंगल है। तो आज से समझ लीजिए कि 2600 साल इधर हो गया और 4000 साल उधर, तो इतने पुराने समय में जो है वो कितना घनघोर जंगल रहा होगा। तो जब ये इनका सारा उम्मीद, आशा जो है वो टूट जा रहा है कि अब हम कहाँ जाएं, किधर रहें, उधर पीछे जाएंगे तो वहां पर जो है वो आर्य सभ्यता जो है वो हमें खदेड़ेगी, मारेगी, हमारा अस्तित्व ही खत्म कर देगी, आगे जो है वो कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा है। तब वो आसमान की ओर देखते हैं और ठीक उसी समय जो है वो सूर्योदय पहाड़ के बीचों से जो है वो, बीच से जो है वो होता हुआ सनराइज जो है वो इनको नजर आता है। और ये जो है वो इसी को जो है वो, इससे जो है वो इनको रास्ता दिखने लगता है और इससे जो है वो रास्ते को जो है वो पकड़ करके छोटा नागपुर के इलाके में जो है वो प्रवेश करते हैं। ऐसा किंवदंतियां कही जाती हैं, ऐसी जो है वो कहानियां सुनाई जाती हैं। और यही क्योंकि सूर्य देव, यही बोंगा जो है वो इनको सबसे राह दिखाते, रास्ता दिखाते, जीवन का आधार दिखाते हैं, तो इसलिए ये इनके लिए जो है वो सर्व पूज्य देवता जो है वो सिंहबोंगा जो है वो हो जाते हैं। तो ये जो है वो एक कहानी आती है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण आपको नहीं है, कोई किताबों में जो है वो नहीं लिखा गया, लेकिन जो जनश्रुतियां हैं, अनुश्रुतियां हैं, उसके माध्यम से जो है वो इस तरह की कहानियां जो है वो पूर्वज जो है वो सुनाते हैं कि इसी तरह से। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो इनको भूख प्यास लगती है, तो भूख प्यास के लिए क्या करेंगे, तो ये जंगल में जो है वो आते हैं और जंगल में जो खाने पीने का सामान मिलता है उन चीजों से जो है वो अपना पेट भरते हैं। तो जंगल इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे भी ज्यादा जो इनके पीछे से आ रहे थे, जो इनको खदेड़ रहे थे, उनसे छुपने के लिए ये साल के वृक्ष के पीछे जो है वो छिप जाते हैं। साल के वृक्षों के पीछे जो है वो छिप जाते हैं। तो उनके जो तीर या उनके जो हथियार हैं वो, इससे जो है वो इनके प्राणों की प्रोटेक्शन जो है वो साल का वृक्ष करता है।
तो इसलिए जो है वो इनके लिए जीवन में जो है वो साल का वृक्ष जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इनके जो है वो कल्चर में साल वृक्ष, साल की डाली, ये सब का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, पूजनीय वृक्ष है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं, जब इनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो ये जो है वो नीचे जो खरपतवार होता है उसमें कोयनार, कोयनार जो है वो काफी फैला हुआ रहता है, मतलब वो क्या होता है, वीड्स जैसा जो है वो फैल जाता है, लेकिन ईटेबल होता है। तो ये कोयनार के पत्ते जो है वो फैले रहते हैं, उसको जो है वो ये लोग काट काट के जो है वो डायरेक्ट खाना जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो इसलिए जो है वो कोयनार को जो है वो रिस्पेक्टेड, जो है वो साग में सबसे प्रिय, आदिवासियों को कोयनार साग जो है वो माना जाता है कि बहुत प्रिय होता है। ऐसा गोल गोल सा पत्ता होता है, देखे होंगे आप लोग भी मार्केट में। तो ये कोयनार यहां से आ गया। उसके बाद जब इनको जो है वो और आगे बढ़े, तो इनको कुछ बेल जो है वो मिला, जिसको सिंजो कहते हैं, शायद सिंजो। तो ये सिंजो जो है वो आ गया इनको खाने के लिए। तो वो खाकर जो है वो इन्होंने जो इनके क्योंकि बेल खाने में ठंडा होता है, पेट को ठंडक देता है, तो इनको जो है वो उससे काफी रिलैक्स मिला। तो इनको फलों में सबसे प्रिय जो है वो बेल है, और साग में जो है वो कोयनार है। तो ऐसा आदिवासी संस्कृति में जो है वो माना जाता है, और इसके पीछे यही कहानी बताई जाती है कि ऐसा ही जो है वो हुआ था। और ये कहानी कोई और नहीं, ये कहानी डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने जो है वो लिखी है। रामदयाल मुंडा जो है वो पद्मश्री हैं, झारखंड के बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और इन्होंने, अब तो नहीं रहे, तो इन्होंने जो है वो इस कहानी को जो है वो कहा है। और जो इनकी संस्कृति है, जो इनकी कला जो है वो, जो इनका आदि धर्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो कहाँ से इमर्ज हुआ, उसके पीछे इनके क्या जनजातीय कहानी है, क्या बिलीफ है, क्या मिथ है, इन चीजों को जो है वो कहते हैं। और जब इन चीजों को हम लोग इतिहास से रिलेट करते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि झारखंड में ये लोग एंटर करते हैं, तो काफी सिमिलर जो है वो देखने को हमें मिलता है। क्योंकि इतिहास है, कोई उस समय लिखित इतिहास तो होता नहीं था, ना वैसी कोई लिपि थी, ना कोई ऐसा जो है वो ऑटोबायोग्राफी लिखने वाला कोई राइटर था, तो कुछ जो है वो लिखा नहीं गया है। लेकिन इन चीजों को जो है इतिहासकार क्या करते हैं, जो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उससे एक आइडिया डिराइव करते हैं, और उस आइडिया को जो है वो विभिन्न सोर्सेज से, विभिन्न साइंटिफिकली जो है वो प्रूव करने का बात करते हैं, और यहाँ पर जो है वो कोई थ्योरी जो है वो प्रस्तुत करते हैं। तो हम लोग अनटिल एंड अनलेस जब कोई दूसरी नई थ्योरी ना आ जाए, तो हम लोग लेटेस्ट जो थ्योरी रहती है उसको ही जो है हम लोग प्रामाणिक मानते हैं। तो वर्तमान में झारखंड में जो है वो यही कहानी प्रामाणिक मानी जाती है कि ऐसे ही जो है वो आदि धर्म का जो है वो डेवलपमेंट हुआ, और वो जो है वो बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड इकोनॉमी है, इस तरह से उसका पूरा थ्योरी है। तो वो चीजें अलग आ जाएंगी, इतिहास का हिस्सा नहीं है। तो कैमूर की पहाड़ियों से बिरहोर वगैरह इंटर करते हैं, और ये जो कहानी आती है, ये कहानी रिलेट करती हुई भी जो है वो हमें नजर आती है। उसके बाद हम लोग अगर बात करें, तो बिरहोर भी जो है वो झारखंड में प्रवेश होते हुए नजर आते हैं। लगभग पैरेलल ही हमने देखा कि बिरहोर, खड़िया, बिरजिया, ये सब जो है वो झारखंड में लगभग पैरेलली जो है वो यहाँ पर एंटर करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो चेरो और सबर जाति, हालांकि सबर जाति का चर्चा जो है वो कई सारे किताबों में जो है वो किया गया है कि सबर जाति, मेनोडोनस और सूत्रई, जो मुंडा और सबर से जो है वो लिया गया है, तो उसका जिक्र है। लेकिन जब वो एंटरी की बात हो, तो चेरो और सबर, चेरो और सबर, ये जो जनजातियां हैं, ये अपने को मनु के छठे पुत्र, मनु के जो सिक्स पुत्र हैं, जिनका नाम करुष या कुरुष है, उनका वंशज मानती हैं। मनु, ये वही मनु स्मृति वाले मनु। तो ये मनु के छठे जो पुत्र हैं, कुरुष या करुष, उनका वंशज जो है वो अपने को चेरो और सबर जनजाति जो है वो कहती है। और इस बात की चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी जो है वो हमें देखने को मिलती है। वाल्मीकि रामायण जो है वो, वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है, इस वाल्मीकि रामायण में भी जो है वो यह करुष और करुष के पुत्र में ये जनजाति चेरो और सबर जनजाति है, इसकी भी जो है वो जिक्र मिलती है, इसका चर्चा जो है वो मिलता है। इसमें कहा गया कि जब आर्य संस्कृति या अन्य सभ्यता जब अपने आप का विस्तार करने लगी, तो चेरो और सबर जनजाति जो है वो दक्षिण की ओर भाग गए, दक्षिण की ओर जो है वो भाग गए। तो ऑब्वियस है, अगर मगध के इलाके में जो है वो विस्तार हो रहा है, या सेंट्रल इंडिया में विस्तार हो रहा है, वो दक्षिण की ओर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो झारखंड का इलाका भी जो है वो आता है। तो ये बात जो है वो वाल्मीकि रामायण में भी जो है वो जिक्र किया गया है। अब
मूल रूप में अगर हम लोग देखें, ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म में देखें, तो मगध में जो आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ, मगध इलाके में जो आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ, इस आर्य सभ्यता के विस्तार के वजह से कई जनजाति जो है वो झारखंड में प्रवेश करते हैं। यही मुख्य कारण रहा, और ये अभी तक सबसे प्रामाणिक जो है वो माना जाता है। और क्योंकि यह जंगलनुमा इलाका था और सुरक्षित इलाका था, और आर्य सभ्यता जो है वो जनरली एक विलेज सभ्यता थी, तो वो इस जंगल वाले इलाके में जो है वो इनको डिस्टर्ब करने नहीं आई। और हम लोग जब झारखंड की ज्योग्राफी देखेंगे, तो जब हम लोग छोटा नागपुर में प्रवेश करते हैं, तो हम लोग गंगा के मैदान को पार करते हुए जब झारखंड की ओर प्रवेश करेंगे, तो हमारा जो है वो प्लेट्यू नुमा स्ट्रक्चर जो है वो झारखंड आते आते जो है वो शुरू हो जाता है। तो इन प्लेटियों को पार करने के बाद, सोन नदी को पार करने के बाद, इस तरफ जो है वो गंगा नदी को पार करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो है वो पठारी इलाका जो है वो शुरू हो जाता है। तो इन पठारी इलाकों में जो है वो इन जनजातियों को एक सुरक्षित स्थान मिल गया, और धीरे धीरे वहां पर इन्होंने जो है वो अपनी सभ्यता को जो है वो डेवलप करना शुरू किया, और यहाँ के जो है वो स्थायी निवासी बन गए। और समय के साथ कई बार इनमें जो है वो आपसी मतभेद भी होने लगे, कई बार जो है वो इनमें आपसी मतभेद भी देखने को मिला। इसमें जो स्ट्रॉन्ग कबीला रहा, जो स्ट्रॉन्ग जनजाति रहा, वो एक दूसरे को और अंदर की ओर और जंगल की ओर जो है वो ढकेलता रहा। इसके अलावा जो है वो आप देखेंगे कुछ भौगोलिक कारण, क्योंकि कई नदियां यहाँ पर, जितनी जो नदियां हैं जिसके किनारे जो है वो सभ्यता बसी, वो सारी जो है वो रेनफेड रिवर है, बारिश में जो है वो उफनती हैं, बहुत भयंकर रूप से उफनती है, इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी 4 दिन बारिश हो जाए झारखंड में, तो सारी नदियां उफान पे आ जाएंगी, और जो है वो स्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाएगी। तो इस वजह से भी कुछ लोग जो है वो और प्लेट्यूनुमा जो स्ट्रक्चर है, जहां पे बाढ़ वगैरह का जो है वो समस्या कम हो, उस इलाके में शिफ्ट होते गए। तो थोड़ा थोड़ा मतभेद, थोड़ा थोड़ा भौगोलिक कारण, और अन्य जो फैक्टर्स हो सकते हैं, फूड कैपेबिलिटी, एग्रीकल्चर कैपेबिलिटी, इस तरह के अन्य जो फैक्टर्स हैं, इसके वजह से जो है वो झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो समय समय पर जो है वो ये जनजातियां फैल गई। तो इस तरह से जो है वो झारखंड में कुछ जनजाति का जो है वो प्रवेश होता है, और इस तरह से जो है वो ये इन क्षेत्रों में जो है वो प्रवेश करते चली जाती हैं। यह एक ओवरऑल परसेप्शन, एक ओवरऑल जो है वो झारखंड में जनजातियों के प्रवेश की कहानी जो है वो बताई जाती है। यहां तक में किन्हीं को कोई सवाल? बोलो बोलो। नहीं रखवाए, रखवा दो। हाँ, यहां तक में किन्हीं को कोई सवाल? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब बात करेंगे हम लोग मुंडा जनजाति की। मुंडा जनजाति, तो दो जनजाति, हाँ बोलिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल, मैंने इसकी चर्चा कई बार की है। अभी भारत सरकार का जो है वो इस पे नोटिफिकेशन नहीं आया, गजट नहीं आया है। तो जब तक वो नहीं आता, तब तक हम लोग जो है वो अभी तक 32 ही मानेंगे। और लास्ट एग्जाम में जो आया था प्रश्न, उसमें अभी भी जो जेपीएससी है वो 32 ही आंसर दे रहा था। हालांकि जो पान जनजाति है उसको नोटिफाई किया गया स्टेट के द्वारा, लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं होगा। तो कब किया गया इसका कोई आइडिया? मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, देखना होगा। हालांकि गजट मैंने देखा था। हम्म। जी जी, भोक्ता को डाला गया है। इलेक्शन नहीं लड़ पाए। जी 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 जी। हाँ बिल्कुल। तो 33 मान लेते हैं हम लोग कि भोक्ता भी ट्राइब जो है वो हमारे यहाँ 33वीं ट्राइब हो गई। और सब ट्राइब्स माना गया, इसलिए वो, हाँ जी, सब ट्राइब्स माना माना गया है उसका।